हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि सत्यमेव जयते इंस्टीट्यूट के माध्यम से एमपीपीएससी के टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है टेस्ट नंबर 8 होने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके पहले ऑलरेडी 7 टेस्ट आ चुके हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखे चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ वगैरह आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को, जिसका नाम है यूपीएससी नेट। यूपीएससी नेट पे जाएंगे आप लोग, वहां पर टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाकर आप लोग पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके और प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। सभी टेस्ट सीरीज की निकलवा सकते हो, चाहे वो आकार की हो, एमजीआईसीएस की हो, सत्यमेव जयते की हो, सफलता हो, जब मल्टीपल टेस्ट सीरीज हैं, जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। शुरुआत करेंगे आज के हम पहले क्वेश्चन से। किस भाषा को पूर्व की इतावली जो है कहा जाता है? ऐसी कौन सी भाषा है जिसे पूर्व की इतावली के रूप में जानते हैं? तो आप कहेंगे तेलुगु भाषा है जो है आपकी पूर्व की इतावली के रूप में जो है जानी जाती है, क्योंकि इसकी विशेषता है कि अधिकांश शब्द स्वर पर समाप्त होते हैं और यह गुण इतावली भाषा से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसे जो है तेलुगु को इतावली भाषा की उपाधि जो है प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिलिंद पन्नो को किस भाषा का ग्रंथ है? तो मिलिंद पन्नो किस भाषा का ग्रंथ है बात की जा रही है, तो आप कहेंगे पाली भाषा का मिलिंद पन्नो ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न किन्हें कहा जाता है? कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न की बात किया है तो पंपा, पोन्ना और रन्ना। पंपा, पोन्ना एवं रन्ना को आपके कन्नड़ साहित्य में त्रिरत्न के रूप में जो है जाने जाते हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना है, कन्नड़ साहित्य के 3 महान कवि रहे हैं, पंपा, पोन्ना एवं रन्ना, और इन्हीं को त्रिरत्न के रूप में जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शांति पुराण की रचना जो है किसके द्वारा की गई है? अब शांति पुराण की रचना की बात की कन्नड़ भाषा का है, सबसे पहले तो आपको ये भी याद रखना चाहिए या किस भाषा का है, तो कन्नड़ भाषा का है। अब बात करें कि इसकी रचना किसने की है, तो पोन्ना के द्वारा इसकी जो है रचना को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रामचरितमानस किसकी प्रसिद्ध रचना है? रामचरितमानस की बात करें किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तेलुगु की प्रथम रामायण रंगनाथ रामायण किसने लिखी है? तेलुगु की प्रथम रामायण रंगनाथ रामायण किसके द्वारा लिखी गई है, क्वेश्चन आ रहा है, तो आप कहेंगे गोना बुद्ध रेड्डी के द्वारा जो है लिखी गई है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कैसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता की बात की जाए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता के रूप में जो है जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर बात किया तो 1850 से लेके 1885 को इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता के रूप में जाना गया था और उन्हें हिंदी गद्य, नाटक, पत्रकारिता को एक नई दिशा जो है प्रदान भी की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तमिल को किस वर्ष शास्त्रीय दर्जा, भाषा का दर्जा जो है दिया गया है? तो तमिल को ऐसी कौन सा साल रहा है जिसमें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। संस्कृत को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है या शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? तो तमिल की बात किया तो 2004 में और संस्कृत की बात किया तो 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा जो है घोषित की गई थी। वर्तमान में भारत में कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय क्लासिकल लैंग्वेज का जो है दर्जा दिया गया है? तो वर्तमान में प्रेजेंट समय में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? आप कहेंगे 11 भाषाओं को जो है दर्जा जो है प्राप्त है। अगर बात की जाए तो 11 अभी वर्तमान में कुल 11 भाषाएं मान्य हो चुकी हैं, जिसमें से पहले बात किया तो कौन कौन सी हैं? संस्कृत हो जाती है, आपकी तमिल हो जाती है, तेलुगु हो जाती है, कन्नड़, मलयालम हो जाती है, उसके बाद उड़िया हो जाती है। तदुपरांत आपकी बात किया तो असमिया हो जाती है, फिर बंगाली, मराठी, पाली एवं आपकी प्राकृत हो जाती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 11 भाषाओं को वर्तमान में शास्त्रीय भाषा का जो है दर्जा दिया गया है। कुंभ मेले का जो आयोजन है किस स्थान पर नहीं किया जाता है? हरिद्वार में होता है, प्रयागराज में होता है, उज्जैन में होता है। वाराणसी में कुंभ मेले का आयोजन होता है? आप कहेंगे कुंभ मेले का आयोजन वाराणसी में नहीं होता है। हालांकि भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में और एक कहां पर? नासिक में। इन चारों स्थानों पर भारत में हर साल मतलब हर 12वीं साल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अर्ध कुंभ का आयोजन किन स्थानों पर लगता है? अर्ध कुंभ भी लगता है। अब अर्ध कुंभ के आयोजन की बात किया, हरिद्वार एवं प्रयागराज दोनों जगह पे 6-6 साल पर जो है अर्ध कुंभ का आयोजन जो है किया जाता है। पुष्कर मेला जो कि अजमेर में है किस माह में आयोजित करता है? अब अजमेर मतलब कि राजस्थान राज्य में अजमेर है, वहां पर पुष्कर मेला लगता है। पूछ रहा है किस माह में आयोजित किया जाता है? आप कहेंगे कार्तिक मास के या कार्तिक मंथ के महीने में जो है पुष्कर मेले का आयोजन जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूरज कुंड मेला कहां पर आयोजित होता है? सूरज कुंड मेले की बात किया कहां पर लगता है? आप कहेंगे फरीदाबाद हरियाणा में सूरज कुंड जो है मेले का आयोजन किया जाता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है यह ख्याति प्राप्त है।
कौन सा मेला पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है? पश्चिम बंगाल का गंगा सागर जो मेला है वो सबसे बड़ा मेला के रूप में जो है जाना जाता है। उड़ीसा में पुरी की रथ यात्रा किस देवता को समर्पित है? भाई उड़ीसा में पुरी की रथ यात्रा निकलती है, आप सभी को पता होगा, लेकिन किस देवता को समर्पित है? तो आप कहेंगे भगवान जगन्नाथ को जो है आपका समर्पित है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला किन नदियों के संगम पर लगता है? एशिया का सबसे बड़ा है पशु मेला सोनपुर मेला, और किन नदियों के संगम पर लगता है? आप कहेंगे गंगा और गंडक नदी के संगम पर जो है लगाया जाता है, और एशिया का सबसे बड़ा यह मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रामनवमी का त्योहार हिंदू कैलेंडर के किस माह में मनाया जाता है? रामनवमी का त्योहार जो मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर माह के हिसाब से चैत्र के महीने में जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गणेश चतुर्थी का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी की बात किया तो भादो के महीने में या भाद्रपद महीने में जो है गणेश चतुर्थी के त्योहार को जो है मनाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, ध्यान रखिएगा। छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये तो सभी जानते होंगे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे छठ पूजा किस राज्य में जो है सबसे प्रमुख त्योहार है। कमेंट करके जरूर बताना है, वरना आप लोग बताते ही नहीं हो, है ना। तो ये बड़ा एक अनूठा पहल हो जाती है कि आपसे पूछते हैं और बताते बिल्कुल भी नहीं हो। छठ पूजा किस राज्य का पर्व है, जरूर बताइएगा। महावीर स्वामी का निर्माण दिवस किस माह में मनाया जाता है? महावीर स्वामी के निर्माण जो दिवस है उसकी बात करें किस माह में मनाया जाता है? आप कहेंगे हिंदी में पूछ रहा है तो कार्तिक माह में, है ना। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, इनके निर्माण दिवस को कार्तिक माह में जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पारसियों का प्रसिद्ध त्योहार नवरोज किस तिथि को मनाया जाता है? पारसियों का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? नवरोज है। अब पूछ रहा है किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मार्च को जो है मनाया जाता है। लोसार त्योहार किस का प्रमुख त्योहार है? लोसार त्योहार जो है कहाँ का प्रमुख त्योहार है? तो लोसार त्योहार जो है अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख त्योहार है, ध्यान रखना है ना। अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख त्योहार है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पूछा जाए ओणम की बात किया जाए तो आप कहेंगे केरल राज्य का ओणम प्रमुख त्योहार है। इसी तरह पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल के नाम आ जाए तो आप कहेंगे तमिलनाडु राज्य का पोंगल जो है प्रमुख त्योहार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन छोटे हैं लेकिन सीधा सीधा फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है और याद करना पड़ेगा। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? अब ये वाला क्वेश्चन पीवाई की उठा के देख लो, कई बार आ चुका है। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? आप कहेंगे असम राज्य का बिहू जो है प्रमुख त्योहार है। उगादि किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? उगादि भी, है ना, उगादि के नाम से जाना जाता है, त्योहार है। उगादि बात किया है तो उगादि जो है कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। कहां पर? कर्नाटक राज्य में उगादि मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार। हालांकि उगादि को आंध्र प्रदेश, है ना, तमिलनाडु, तेलंगाना में भी जो है मनाया जाता है। एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं किस राजवंश के काल से संबंधित है? एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाओं की बात की जाए तो राष्ट्रकूट राजवंश से जो है संबंधित है। राष्ट्रकूट राजवंश से एलोरा की और एलिफेंटा की गुफाएं जो है संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा माना जाता है? भारत का है वो सबसे बड़ा स्तूप है, पूछ रहा है कौन सा माना जाता है? आप कहेंगे इन सभी में केसरिया स्तूप है। कौन सा है? केसरिया स्तूप है, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। अब पूछा जाए किस राज्य में है तो आप कहेंगे बिहार के चंपारण जिले में। बिहार के चंपारण जिले में स्थित है केसरिया स्तूप, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। और यहाँ पर लगभग 120 मीटर व्यास है और चौड़ाई लगभग 104 फीट के आसपास जो है मानी जाती है। स्तूप में निर्मित जो छज्जे होते हैं, जैसे बालकनी भी कह सकते हो, जैसी संरचना को क्या कहते हैं? स्तूप में छज्जे नुमा जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? हरिमिका के नाम से जो है जानते हैं। किसे? हरिमिका के नाम से जो है जानते हैं। चार दीवारी टाइप में जो है मानी जाती है। पिरामिड नुमा शिखर और गोपुरम किस मंदिर निर्माण शैली की विशेषता है? पिरामिड नुमा शिखर और गोपुरम की बात किया है, किस मंदिर निर्माण शैली की विशेषता है? आप कहेंगे द्रविड़ शैली की विशेषता है। अब ये तो आपको पता होगा ना, नॉर्थ में नागर शैली है, मध्य में बेसर शैली है, साउथ में द्रविड़ शैली है। पंचायतन शैली एक तरीके से वो शैली होती है, बीच में मुख्य मंदिर होता है और उसके आसपास जो है कुछ मंदिर होते हैं। एक तरीके से पंचायतन शैली है। कहते नहीं है पंचायत बहुत कर रहे हो, एक इंसान बैठा होता है, कई सारे इंसानों को जो है घेरे रहता है, कई सारे इंसान उसको घेरे रहते हैं और बात सुनते रहते हैं। इसी तरह पंचायतन शैली है ना, एक पंचायतन शैली का मंदिर भी है। बात किया है पंचायतन का सबसे संबंध किससे है? तो पंचायतन का जो संबंध है सबसे प्रमुख बात किया है तो मंदिर निर्माण की शैली से है, जैसे कि हमने आपको बताया है। महाबलीपुरम में 5 रथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? महाबलीपुरम में पंच रथों का निर्माण जो है पूछा जाए किस राजवंश के द्वारा करवाया गया, तो सबसे पहले तो ये समझो आपका कि भाई कहां पर हुआ है महाबलीपुरम में, तो आप कहेंगे तमिलनाडु में। कहां पर हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। अब पूछ रहा है कौन से राजवंश ने, तो आप कहेंगे पल्लव राजवंश के द्वारा जो है निर्माण को करवाया गया था। किसने? पल्लव राजवंश के द्वारा निर्माण जो है कराया गया है। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी वाला जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस मंदिर को राज सिंहेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है? एक कौन सा मंदिर जिसे राज सिंहेश्वर मंदिर कहा जाता है? आप कहेंगे कांचीपुरम का कैलाश मंदिर को राज सिंहेश्वर मंदिर जो भी कह सकते हैं।
मीनाक्षी मंदिर किस शहर में स्थित है? भाई मीनाक्षी मंदिर की बात किया किस शहर में है? आप मीनाक्षी मंदिर का जैसे नाम आया आप कहेंगे मदुरई शहर में मीनाक्षी मंदिर है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? अब ये तो सबको पता होगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? उड़ीसा राज्य में है। लेकिन अब पूछ रहा है कि किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था? आपको ऑप्शन आएगा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है करवाया गया है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? भाई दिलवाड़ा का जैन मंदिर की बात की कहाँ है? आप कहेंगे माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। अंकोर वाट के विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माता कौन है? अंकोर वाट के विश्व प्रसिद्ध मंदिर के निर्माता की बात किया। अंकोर वाट मंदिर पहले तो है कहां पर ये पता होना चाहिए, तो दूसरे देश में है, कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है और यह बात किया है तो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक परिसर के रूप में जो है जाना जाता है और इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में जो है किया गया था। अब बात करें किसने कराया था? सूर्यवर्मन द्वितीय, ध्यान रखिएगा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा अंकोर वाट के विश्व प्रसिद्ध मंदिर का जो निर्माण है वो कराया गया था और ये शासक जो थे खमेर शासक थे, है ना, खमेर शासक के रूप में जो है जाने जाते थे। नेक्स्ट आता है ड्रम शैप्ड ड्रम। ड्रम शैप्ड ड्रम का प्रयोग किस क्षेत्रीय वास्तुकला में प्रमुख तौर पे जो है देखने को मिलता है? तो बंगाल सल्तनत काल में जो है देखने को मिलता है। वात्स्यायन के द्वारा रचित कामसूत्र में वर्णित चित्रकला के 6 अंगों जिसे हम षडंग कहते हैं कौन सा शामिल जो है नहीं है? तो अब इसमें से कौन सा शामिल की बात करें, कौन सा? पहले तो 6 के 6 याद होना चाहिए हमें कौन कौन से हैं, तो आप एक बार लिख देते हैं। एक तो आता है रूप भेद, रूप भेद के बाद आता है प्रमाण, उसके बाद आता है भाव, फिर उसके बाद आता है लावण्य, इसके बाद आती है योजना और इसके बाद आता है सादृश्य। क्या आता है? सादृश्य। और इसके बाद आता है आपका वर्णिका, वर्णिका भंग, ये आता है। अब इसमें से कौन सा नहीं है? तो हम कहेंगे अंतराल नहीं है कहीं भी। क्या है? अंतराल जो है नहीं है। तो वात्स्यायन के द्वारा जो कामसूत्र लिखी गई है इसमें आपके 6 जो भेद हैं या 6 अंग हैं वो आपके इस तरीके से हैं, रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। इसमें अंतराल शामिल जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंडियन पेंटिंग नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन पेंटिंग नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक पर्सी ब्राउन को जो है माना जाता है। अजंता की गुफाओं को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? अजंता की गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में है। अब पूछ रहा है कि इनको दुनिया भर के सामने लाने का जो श्रेय है किसे दिया जाता है? आप कहेंगे जॉन स्मिथ को दिया जाता है और इन्होंने 1819 में, अंग्रेज अफसर थे, इन्होंने 1819 में दुनिया के सामने अजंता की गुफाओं को लाया था। भीमबेटका के चित्रों में अधिकांशतः किस रंग का प्रयोग किया जाता है? भीमबेटका में सबसे ज्यादा जो है लाल रंग का सबसे ज्यादा जो है प्रयोग को किया गया था, ध्यान रखिएगा, और ये मध्य प्रदेश राज्य में है। सुप्रसिद्ध बड़ी ठड़ी, है ना, सुप्रसिद्ध बड़ी ठड़ी किस चित्र शैली से संबंधित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बड़ी ठड़ी की बात किया तो राजस्थान में किशनगढ़ शैली से देखने को जो है मिलती है। कहां से? किशनगढ़ शैली में जो है देखने को मिलती है। बाघ की किस गुफा संख्या को पांडवों की गुफा कहा जाता है? बाघ की गुफाएं भी मध्य प्रदेश में आप सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश के धार जिले में है ना, मध्य प्रदेश के धार जिले में है। अब पांडवों की गुफा किसको कहा जाता है? तो गुफा संख्या 1 2 3 4 है ना, तो आप कहेंगे गुफा संख्या 2 को, बाघ की गुफाओं की गुफा संख्या 2 को पांडवों की गुफा के रूप में जो है जाना जाता है। अजंता की गुफाओं में सबसे अधिक चित्र किस गुफा संख्या में देखने को मिलते हैं? तो गुफा संख्या 17 में अजंता की गुफा में सबसे ज्यादा चित्रों को देखने को जो है मिलता है, सबसे ज्यादा चित्र जो है बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एलोरा की गुफाओं में जैन धर्म से संबंधित गुफाओं की संख्या कितनी है? एलोरा की जो गुफाएं हैं जैन धर्म से संबंधित गुफाओं की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 5 संख्या है। 5 जैन से संबंधित जो है एलोरा में गुफाएं हैं, लेकिन टोटल पूछा है तो 34 गुफाएं एलोरा में जो है देखने को मिलती है। पाल शैली की चित्रकला की विषय वस्तु किस धर्म से प्रभावित थी? पाल शैली की चित्रकला की जो विषय वस्तु है किस धर्म से प्रभावित थी? तो बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। कौन से? बौद्ध धर्म से प्रभावित जो है थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है विजयनगर चित्रकला शैली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विजयनगर चित्रकला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो लेपाक्षी शैली के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो दक्कन की चित्रकला का प्रमुख केंद्र कहां था? दक्कन की चित्रकला का प्रमुख केंद्र की बात की जाए कहां था? तो आप कहेंगे बीजापुर, है ना। बीजापुर जो है आपके साउथ वाले हिस्से में बीजापुर जो है दक्कन की चित्रकला के केंद्र के रूप में जो है जानी जाती है। चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे 51 की, हमजनामा का विकास किस मुगल शासक काल में हुआ? हमजनामा का विकास की बात करें किस मुगल शासक के काल में देखने को मिलता है? अकबर के शासनकाल में सबसे ज्यादा देखने को जो है मिल जाता है। हुमायूं के साथ भारत आने वाले दो प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार कौन थे? जो हुमायूं के साथ भारत आए थे, एक तो ख्वाजा अब्दुल समद थे, दूसरे मीर सैयद अली थे। ये दोनों हुमायूं के साथ भारत में आने वाले आपके कौन थे? ईरानी चित्रकार थे। ये भी ध्यान रखना है कौन थे, तो चित्रकार के रूप में इनको जाना जाता है।
किस अकबरकालीन चित्रकार ने उन्माद रोग के कारण आत्महत्या कर ली थी? उन्माद रोग के कारण आत्महत्या जो है दशवंत के द्वारा जो है कर ली गई थी। पशु पक्षियों और फूलों के चित्रण के लिए कौन सा मुगल सम्राट प्रसिद्ध था? तो सभी को पता होना चाहिए, जहांगीर जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त जो है की हुई है। चैनल पर अगर आप लोग नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो इतना तो आप लोगों का भी फर्ज जो है बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कांगड़ा चित्रकला शैली किन कवियों की रचनाओं से प्रेरित है? तो कांगड़ा जो चित्रकला शैली है किन कवियों की रचनाओं से प्रेरित है? तो आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर बिहारी और केशवदास। कौन सा रहेगा? बिहारी और केशवदास की जो है रचनाओं से कांगड़ा चित्रकला शैली प्रेरित है। कौन सा युग्म यहाँ पर जो है सुमिलित नहीं है, मतलब कि गलत ऑप्शन है। बात की जाए तो मधुबनी बिहार से सही है, पट्टचित्र उड़ीसा से सही है, वर्ली जो है गुजरात से नहीं है। तो बरेली का संबंध की बात किया है तो कहां से है? महाराष्ट्र राज्य से जो है संबंध है। तो सी ऑप्शन यहां पर आपका गलत था। जबकि कलमकारी की बात किया तो आंध्र प्रदेश सही है। तो ए, बी और डी सही है, जबकि सी ऑप्शन आपका यहां पर जो है गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है तो अल्पना क्या है? अल्पना, कल्पना नहीं, अल्पना किस राज्य की पारंपरिक रंगोली है? क्या है? रंगोली है। अल्पना नाम से इसको जो है जाना जाता है, वरना आप लोग सोचो कल्पना नाम से। अल्पना जो है एक रंगोली है। किस राज्य की पारंपरिक रंगोली है? तो आप कहेंगे बंगाल राज्य की जो है पारंपरिक रंगोली है। नेक्स्ट आता है कालीघाट चित्रकला जैसे पॉथर पेंटिंग का संबंध भारत के किस शहर से है? कालीघाट चित्रकला का संबंध भारत के किस शहर से है? आप कहेंगे कोलकाता शहर से इसका जो है संबंध है। वेस्ट बंगाल की बात यहाँ पर की जा रही है। पोचमपल्ली साड़ी किस राज्य का एक जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है? पोचमपल्ली एक साड़ी है जो कि जीआई टैग प्राप्त हो चुका है और यह तेलंगाना राज्य का जो है उत्पाद है, तेलंगाना राज्य से है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया कि बालूचारी साड़ियां और कांथा कढ़ाई का संबंध किस राज्य से है? बालूचारी साड़ियां और कांथा कढ़ाई का संबंध की बात की जाए तो आप कहेंगे इसका संबंध जो है पश्चिम बंगाल राज्य से है। नेक्स्ट आता है मल्ल युद्ध के दो प्रकार कौन थे? एक मल्ल युद्ध होता है, आप लोगों ने खूब सुना होगा। मल्ल युद्ध के प्रकार है, एक तो आपका हनुमंती है, दूसरा आपका जाबूवंती है। ये दोनों प्रकार आपके मल्ल युद्ध के रूप में जो है जाने जाते हैं। एक तरीके से मल्ल युद्ध की चार प्रमुख शैलियां होती हैं, हनुमंती, जाबूवंती, जरासंधी और भीमसेनी। जरासंधी एवं भीमसेनी, यहाँ पर भीमसेन नाम नहीं है, भीमसेनी। ये चार शैलियां होती हैं मल्ल युद्ध की और इन चारों शैलियों में हनुमंती और जाबूवंती सबसे ज्यादा जो है प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कलारी पट्टू की उत्तरी शैली का उद्गम किस स्थान से माना जाता है? कलारी पट्टू की जो उत्तरी शैली है ना, कलारी एक मार्शल आर्ट है और इसकी बात किया है कि इसका उद्गम किस स्थान से माना जाता है? तो आप कहेंगे इसका जो उद्गम स्थान है वो मालाबार से जो है माना जाता है। परिखंडा किस राज्य की मार्शल कला है? क्या नाम दिया जा रहा है? परिखंडा। और परिखंडा किस राज्य की मार्शल कला है? आप कहेंगे बिहार राज्य की है मार्शल कला है। किस काल में राजाओं की आदमकद मूर्तियां बनाने की प्रथा आरंभ हुई है? राजाओं की आदमकद मूर्तियां बनाने की जो प्रथा है किस काल में देखने को मिली है? आपका ऑप्शन रहेगा कुषाण काल में सबसे ज्यादा देखने को मिलना स्टार्ट हो चुकी थी। सारनाथ में मिली गुप्तकालीन बुद्ध की मूर्ति जो है किस मुद्रा में है? अब सारनाथ में जो बुद्ध की मूर्ति मिली है वह किस मुद्रा में है? तो धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, धर्म चक्र परिवर्तन जो है मुद्रा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कुषाण शासक कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति जो है किस स्थान से प्राप्त हुई है? कुषाण शासक कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? इसका ऑप्शन रहेगा उत्तर प्रदेश के मथुरा से जो है प्राप्त हुई है, ध्यान रखिएगा, है ना, मथुरा से प्राप्त हुई है। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति है और कुषाण शासक थे। नेक्स्ट आता है चोल शासक से निर्मित नटराज की जो कांस्य प्रतिमा है किस धर्म से संबंधित है? तो शैव धर्म से संबंधित है। इसका क्वेश्चन तो आप सभी लोग को पता होगा, शैव धर्म से है, संबंधित है। पाल शैली की मूर्तिकला किन धर्मों से संबंधित है? भाई पाल शैली की जो मूर्तिकला है वह कौन से धर्म से संबंधित है? तो आप कहेंगे ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। कुषाणकालीन गांधार कला को किन अन्य नाम से भी जाना जाता है? कुषाण काल की जो गांधार कला है इसको किस नाम से? तो यूनानी बौद्ध शैली के नाम से जो है जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यूनानी बौद्ध शैली के नाम से जाना जाता है। कुषाणकालीन मथुरा कला शैली में बुद्ध को किस रूप में दर्शाया गया है? तो कुषाण काल में जो मथुरा कला शैली है इसमें बुद्ध को आध्यात्मिक एवं शांत मुद्रा में दर्शाया गया है। ऐसे क्वेश्चन ना डायरेक्ट सीधे सीधे आते हैं, देखो, तो आप लोग को थोड़ा सा फैक्ट के साथ याद करना ही पड़ेगा, है ना। सितार और तबला का आविष्कार किसे माना जाता है? सितार एवं तबला का जो आविष्कारक है वह किसे माने जाते हैं? आप कहेंगे अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को सितार के लिए और तबला दोनों के लिए जो है जाना जाता है। ख्याल गायन को संगठित स्वरूप किसने प्रदान किया?
ख्याल गायन को संगठित स्वरूप की बात की जा रही है सुल्तान हुसैन सरकी। किसने? सुल्तान हुसैन सरकी के द्वारा जो है स्वरूप प्रदान किया गया है। अच्छा, एक चीज तो बताने भूल गया हूं कि एमपीपीएससी के लिए हम एक सीरीज चला रहे हैं जो कि प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज है, जिसमें हम एमसीक्यू करा रहे हैं और ये एमसीक्यू भी हम यूनिट वाइज करवा रहे हैं। ऐप पर जो है हमारा लॉन्च हो चुका है ये ऐप पर, तो आप लोग एक बार ऐप पर जरूर जाके एक बार इसको देख लेना। यूपीएससी नेट ऐप है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, जिस पर जाएंगे आप लोग। एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज लिखा होगा, यूनिट वाइज प्रैक्टिस करवा रहे हैं, एक बार जरूर आप लोग उसको चेकआउट कर लेना। कोई प्रॉब्लम आए तो नंबर पर फोन लगा लेना। ध्रुपद गायन को किस शासक ने संरक्षण दिया? ध्रुपद गायन को किस शासक के द्वारा संरक्षण दिया गया? राजा मान सिंह तोमर के द्वारा जो है संरक्षण दिया गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन गायकी शैली कौन सी है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन गायकी शैली की बात की जाए तो आप कहेंगे ध्रुपद जो है सबसे प्राचीन गायकी शैली के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ठुमरी गायन का मुख्य विषय क्या होता है? जो ठुमरी गायन होता है इसका मुख्य विषय प्रेम एवं भक्ति होती है। क्या होती है? प्रेम, लव और आपका प्रेम और भक्ति जो है ठुमरी गायन की शैली होती है, मुख्य विषय होता है या थीम होती है, एक तरीके से आप कुछ भी कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कर्नाटक शैली का जनक किसे माना जाता है? भाई कर्नाटक शैली है और कर्नाटक शैली का जनक किसे माना जाएगा? पुरंदर दास को। कर्नाटक शैली का जनक पुरंदर दास को माना जाता है। गंगूबाई हंगल और भीमसेन जोशी किसी जैसे संगीतज्ञ किस घराने से जुड़े हैं? तो गंगूबाई हंगल और भीमसेन जोशी जो हैं संगीतज्ञ किस घराने से जुड़े हैं? आप कहेंगे किराना घराने से। किराने की दुकान नहीं है ना, किराने की दुकान सोच लो परचून की दुकान। किराना घराना है जिसमें गंगूबाई हंगल एवं भीमसेन जोशी जो है जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ का वह कौन सा लोकगीत है जो महाभारत की कहानियों पर आधारित है? तो आप कहेंगे पंडवानी। कौन सा है? पंडवानी लोकगीत है जो कि छत्तीसगढ़ का है और महाभारत की कहानियों पर यह आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लावड़ी किस राज्य की प्रमुख संगीत नृत्य शैली है? लावड़ी किस राज्य की प्रमुख संगीत एवं नृत्य शैली है? ऑप्शन है महाराष्ट्र राज्य की है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य से है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात किया है, इनका संबंध जो है शहनाई से है, ध्यान रखिएगा। शहनाई से इनका जो है संबंध है। ऑप्शन देख लेते हैं, सी ऑप्शन रहेगा, शहनाई से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए विश्व प्रसिद्ध है? पंडित रविशंकर की बात किया है तो सितार वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद जाकिर हुसैन की बात किया है तो इनका संबंध तबला से है, ध्यान रखिएगा। तबला से उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है। हरिप्रसाद चौरसिया का नाम जो है किस वाद्य यंत्र से है? हरिप्रसाद चौरसिया का नाम बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जैसे कि बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि फैक्ट है, फैक्ट है, फैक्ट है, आपको याद ही करने पड़ेंगे। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस का विकास जो है मुख्य रूप से किस राज्य में हुआ? तो भरतनाट्यम की बात की जा रही है कि इसका विकास आपका मुख्य रूप से किस राज्य में होता है? तो तमिलनाडु राज्य में आपको भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है और शिव की उपासना से जुड़ा हुआ है। शंभू महाराज बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो उत्तर प्रदेश में ज्यादातर आप कह सकते हो यह अंतरराष्ट्रीय इन्होंने पहचान बनाई है और यह कथक शैली से संबंधित है। कथक शास्त्रीय नृत्य से जो है शंभू महाराज और बिरजू महाराज जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मुख्य रूप से किसे समर्पित है? तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की बात की है एक तरीके से ये आपका राधा कृष्ण की प्रेम कथाओं पर जो है समर्पित है, राधा कृष्ण की प्रेम कथाओं पर है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि असम का शास्त्रीय नृत्य प्रारंभिक विकास किसने किया? असम का शास्त्रीय एक शास्त्रीय नृत्य है और शास्त्रीय नृत्य है और इसका प्रारंभिक जो विकास है इसके जो है शंकर देव के द्वारा जो है किया गया था। ये ऑप्शन आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाता है, शंकर देव ने किया था। मोहिनी अट्टम इंपोर्टेंट है। मोहिनी अट्टम किस पौराणिक नृत्य शैली से संबंधित है? मोहिनी अट्टम की बात किया तो केरल का एक शास्त्रीय नृत्य, सबसे पहले तो ये याद रखो क्योंकि भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, तो मोहिनी अट्टम केरल का है। मोहिनी अट्टम किस पौराणिक नृत्य शैली से संबंधित है? आप कहेंगे लास्य शैली से, है ना, लास्य शैली से जो है संबंधित है। लास्य शैली मतलब कि पार्वती मैया से संबंधित तरीके से होता है, तांडव भगवान शिव से समय होता है। लास्य शैली से मोहिनी अट्टम जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है घूमर और कालबेलिया किस भारतीय राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है? भाई बात करें घूमर और कालबेलिया ये दोनों एक लोक नृत्य हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य के दोनों जो है लोक नृत्य। अब इसमें से कालबेलिया तो ऑलरेडी पीवाईक्यू में आप देख सकते हो आ चुका है। गरबा और डांडिया रास किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? गरबा और डांडिया रास की बात की जाए तो आपकी गुजरात राज्य के एक लोक नृत्य के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट आता है रहूफ किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य? रहूफ की बात करें, रहूफ जो है किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आप कहेंगे जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, नाम में ही थोड़ा सा कहीं छुपा हुआ है। बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो असम राज्य का बिहू जो है प्रमुख लोक नृत्य है।
नेक्स्ट आता है कि चेराव नृत्य किस, जिसे बांस नृत्य भी कहते हैं, किस राज्य से संबंधित है? चेराव नृत्य है जिसे बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है और यह मिजोरम राज्य से जो है संबंधित है, ध्यान रखिएगा, मिजोरम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट आता है यक्षगान, हुट्टारी, सुग्गी किस राज्य के लोक नृत्य है? अब देखो तीनों नृत्यों की बात की जा रही है और कौन से राज्य से संबंधित है, यक्षगान, हुट्टारी एवं सुग्गी। तो आपका ऑप्शन रहना चाहिए कर्नाटक राज्य से इनका जो है संबंध है। महाबोधि मंदिर परिसर जिसे 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, कहां पर स्थित है? तो महाबोधि मंदिर परिसर है जिसे 2002 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, यह कहां पर है? तो आप कहेंगे किस राज्य में है? आपका ऑप्शन रहेगा बिहार राज्य में है और बोध गया में है स्थित है। बिहार के बोध गया में स्थित है। 2002 में महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया है। 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया रानी की बाव किस राज्य में है? रानी की बाव की बात की जाए तो अमूर्त सांस्कृतिक इसे यूनेस्को की तरफ शामिल किया गया है और यह जो है आपके गुजरात राज्य में है। रानी की बाव की बात किया तो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आता है कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की किस श्रेणी में रखा गया है? हाँ, ये आ जाता है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में। कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने रखा है और 2021 में रखा हुआ है। ये भी कभी क्वेश्चन आ जाए, 2021 में रखा है, अमूर्त सांस्कृतिक श्रेणी में रखा हुआ है। यूनेस्को ने 2023 में भारत के किस शहर को संगीत का शहर, सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में नामित किया है? तो किस शहर को किया है? आपका ऑप्शन रहेगा ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में शामिल किया गया है। 2023 में यूनेस्को के द्वारा साहित्य का शहर, सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया भारतीय शहर कौन सा है? सिटी ऑफ लिटरेचर 2023 में घोषित किया गया है साहित्य का शहर। अब ये पूछा जाए तो आप कहेंगे कोझिकोड को शामिल जो है किया गया है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है किस भारतीय शहर को यूनेस्को की पाक कला का शहर, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में घोषित किया गया है? सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में हैदराबाद को जो है घोषित किया गया था और 2019 में जो है घोषित यहाँ पर किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पर अपने 100 क्वेश्चनों को पूर्ण कर लिया है जो कि इंपोर्टेंट थे। 8वें नंबर की हमारी टेस्ट सीरीज थी। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी इसी टेस्ट सीरीज की, वो 9th टेस्ट सीरीज आएगी। हालांकि हमारी आकार की भी टेस्ट सीरीज लग रही है, MGICS की भी टेस्ट सीरीज लगा रही है और हम यहाँ पर जो है अपने ऐप पर की बात की है तो ऐप पर अगर हम बात करें तो हम MPPSC के लिए प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज हमने चला रहे हैं, PPS जिसका नाम है। इसको ज्वाइन करके आप लोग जो है पूरी प्रैक्टिस सेट यूनिट वाइज लगा सकते हो, तो इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।